अरावली की पहाड़ियों में बसे मेवाड़ की धरती हमेशा से ही अपनी वीरता, त्याग और संस्कृति के लिए जानी जाती रही है। ये वही भूमि थी जहां ढोल नगाड़ों की गूंज, तलवारों की चमक और रणबांकरों की शौर्य गाथाएं हवा में तैरती थीं। इसी पवित्र धरती पर जन्मे थे मेवाड़ के शेर, हिंदवी स्वराज और सम्मान के प्रतीक महाराणा प्रताप। उदयपुर के राजमहल में जन्मे प्रताप बचपन से ही हर दृष्टि से अलग थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे कोई अग्नि जिसे बुझाया नहीं जा सकता। राजकुमारी जयवंताबाई उन्हें बचपन से ही भारतीय संस्कृति और धर्म के सूत्र पढ़ाया करती। प्रताप, याद रखना, धर्म पर आंच आए तो लड़ना, सम्मान पर कोई सवाल उठे तो मर जाना, पर अन्याय के आगे कभी सिर मत झुकाना। ये बातें प्रताप के हृदय में किसी शिलालेख की तरह अंकित हो गई। बचपन के दिनों में एक घटना हुई जिसने उनके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए बदल दिया। मेवाड़ की सीमा पर मंगरोल गांव में लगातार डकैतों का आतंक था। छोटा प्रताप, जो केवल 12 वर्ष के थे, अपने गुरु के साथ जंगल में प्रशिक्षण लेते समय उस गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक वृद्ध मां अपने घायल बेटे को सीने से लगाकर रो रही थी। छोटे प्रताप ने पूछा, मां, किसने किया ये? वृद्ध महिला बोली, बेटा, हम पर हमला हुआ, लेकिन कोई राजा हमारी रक्षा के लिए नहीं आया। उसकी आवाज प्रताप के कानों में गूंज गई। उसी क्षण उन्होंने मन में प्रतिज्ञा ली, मैं ऐसा राजा बनूंगा जो अपने लोगों की रक्षा अपनी प्राण शक्ति से करेगा। महाराणा प्रताप की महानता जितनी सरल लगती है उतनी थी नहीं। मेवाड़ के अंदर ही कई षड्यंत्र चल रहे थे। खास तौर पर उनके सौतेले भाई जगमाल को सिंहासन दिलाने के लिए कुछ सरदार मुगल दरबार के सपने दिखाते थे। उदय सिंह के निधन के बाद महल में हंगामा मच गया। रात के अंधेरे में राजमहल की गलियों में धीमी धीमी आवाजें गूंज रही थी। जगमाल को राणा बनाया जाएगा, नहीं, यह अन्याय है, प्रताप ही योग्य है। महल का वातावरण गर्म था। उसी रात के महल के गुप्त कक्ष में 4 बुजुर्ग सरदार एकत्र हुए। उनके चेहरे तनाव से भरे थे। सबसे वृद्ध सरदार ने कहा, प्रताप को हटाना मेवाड़ की मौत होगी। गुप्त मंत्रणा के बाद अगली ही दिन सूर्योदय के समय प्रताप को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाया गया। लेकिन यह निर्णय मुगलों और गद्दारों को पसंद नहीं आया। इस क्षण से सस्पेंस और संघर्ष की असली यात्रा शुरू हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठा सम्राट अकबर प्रताप को अपना अधीन करना चाहता था। एक एक करके कई दूत प्रताप के दरबार भेजे गए, राजा मान सिंह, राजा भगवान दास, टोडरमल। पर प्रताप का उत्तर हमेशा एक था, मेवाड़ की मिट्टी बिक सकती है क्या? सनातन धर्म और स्वाभिमान अधीन नहीं हो सकता। इन उत्तरों से अकबर क्रोधित हो उठा। अब युद्ध तय था। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की घाटी में धुंध छाई हुई थी। घाटी की मिट्टी हल्दी के समान पीली थी, लेकिन आज वो लाल होने वाली थी। प्रताप के शिविर में वीर राजपूत खड़े थे, भील योद्धा, झाला सरदार, चूड़ावत सब तैयार। और प्रताप, वो अपने प्रिय घोड़े चित्तौरी चेतक के माथे को सहला रहे थे। आज चेतक, हम सिर्फ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम मेवाड़ की आत्मा की रक्षा करेंगे। घाटी में महाराणा प्रताप के युद्ध घोष से पहाड़ भी कांप उठे। जो बोले सोनिहाल, मेवाड़ माता जी की जय। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, भाले चमके, ढालों में आग सी निकलने लगी। मुगल सेना विशाल थी, लेकिन प्रताप की सेना में जोश था, संस्कार था और मातृभूमि के लिए मर मिटने का प्रण था। सस्पेंस तब बढ़ गया जब मुगल सेना का एक गुप्त दस्ते ने प्रताप को घेरने की कोशिश की। चारों ओर धूल का तूफान उठा। प्रताप अकेले पड़ गए। उसी समय चेतक बिजली की तरह उछला और प्रताप को उस घेरे से बाहर ले गया। वो घायल था, लेकिन प्रताप को बचाकर ही दम लिया। युद्ध का परिणाम स्पष्ट नहीं रहा, लेकिन प्रताप की जिद और स्वाभिमान की आग बुझी नहीं। युद्ध के बाद प्रताप पहाड़ों में चले गए। वो अपनी रानी, बच्चों और सैनिकों के साथ घोर कष्टों में रहने लगे। कभी भोजन की कमी, कभी आश्रय का अभाव, लेकिन प्रताप ने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया। एक दिन महाराणा की बेटी चंपाबाई भूख के कारण रोने लगी। प्रताप के पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय एक सूखी रोटी के टुकड़े के, जिसे वो अपने आंसू छिपा कर देते हैं। लेकिन तभी एक घटना हुई। एक कवि भाट प्रताप से मिलने आया। वो बोला, राणा, यदि आप टूट गए तो आने वाली पीढ़ियों का स्वाभिमान कौन बचाएगा? उस रात प्रताप ने भगवान एकलव्य और भगवान राम की प्रतिमा के सामने प्रण लिया, जब तक जीवित हूं, मेवाड़ की स्वतंत्रता की शपथ से पीछे नहीं हटूंगा। इस दौर में भी प्रताप ने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। वे हर त्योहार मनाते, सैनिकों को शस्त्र पूजा करवाते, स्त्रियों और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते। एक रात प्रताप के शिविर में एक अजीब सा सन्नाटा था। जंगल में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों में अलग सी खड़खड़ाहट थी, जैसे कोई छिपकर निगरानी कर रहा हो। उसी समय प्रताप के सबसे विश्वसनीय गुप्तचर पन्ना केजरीवाला तेजी से शिविर में पहुंचे। वे गंभीर थे। महाराणा,
खबर है कि मुगल सेना के नए सेनापति ने मेवाड़ की सीमाओं पर गुप्त सुरंगें बनानी शुरू कर दी हैं। लक्ष्य आपको पकड़ना। प्रताप शांत रहे। क्या स्थान पता है? गुप्तचर ने एक पर्ची दी। प्रताप ने उसे पढ़कर आंखें बंद कर लीं। वो स्थान मेवाड़ का वही गांव था जहां प्रताप ने बचपन में रोती हुई मां को देखा था। प्रताप बोले, मेरे लोग फिर संकट में हैं। उसी रात प्रताप ने 200 सबसे चुनिंदा योद्धाओं के साथ एक गुप्त यात्रा शुरू की। कई किलोमीटर के घने जंगल, पहाड़ियों और नदी पार करने के बाद प्रताप उस गांव पहुंचे। गांव खाली था। एक अजीब भयानक शांति। सब लोग कहां गए? प्रताप ने पूछा। अचानक दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। मुगल सेना गांव की ओर बढ़ रही थी। प्रताप का दिल धड़क उठा। क्या गांव वाले कैद हो गए? तभी एक बुजुर्ग पेड़ के पीछे से निकला। उसने प्रताप का हाथ पकड़कर कहा, महाराणा, हमें लगा आप नहीं आएंगे। प्रताप की आंखों में चमक आई। जब तक प्रताप जीवित है, मेवाड़ का कोई भी पुत्र अनाथ नहीं है। फिर शुरू हुई रात के अंधेरे में छापामार लड़ाई। हवा में तीरों की आवाज, तलवारों की चमक और दुश्मनों की चीखें गूंजने लगीं। इस युद्ध का तरीका पूरी तरह छुपा हुआ था, पूरी तरह सस्पेंस से भरा हुआ। मुगल सेना को समझ ही नहीं आया कि अंधेरे में कौन कहां से कैसे वार कर रहा है। सुबह होते होते दुश्मन भाग खड़ा हुआ। गांव वाले सुरक्षित हो गए। कई वर्षों तक संघर्ष और त्याग के बाद प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ को मुक्त करना शुरू किया। कुंभलगढ़, गोगुंदा, बनाया, एक एक कर दुश्मन की पकड़ ढीली होने लगी। अंततः प्रताप ने मेवाड़ का 85% हिस्सा वापस जीत लिया। जनता ने उन्हें महाराणा नहीं बल्कि मेवाड़ का पिता कहना शुरू कर दिया। उनका शासन भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण जैसा था। गौ सेवा, मंदिरों की पुनर्स्थापना, किसानों की सहायता, कला और संगीत का संरक्षण, नारी सम्मान, न्याय का सख्त पालन। मेवाड़ फिर से चमक उठा। महाराणा प्रताप ने कभी अपनी तलवार नहीं छोड़ी, अपने वचन नहीं तोड़े। 17 वर्ष तक संघर्ष करते करते उनका शरीर थक गया। 1597 में अपने कक्ष में उन्होंने प्राण त्यागे, परंतु हाथ में अभी भी तलवार थी। उनकी अंतिम सांसें भी धर्म, सम्मान और स्वतंत्रता की थीं। मेवाड़ सुरक्षित रखना। उनकी मृत्यु पर पूरा मेवाड़ रोया। वे कहते हैं, राणा मरा नहीं, भारत की मिट्टी में समाकर अमर हो गया। आपको ये गाथा पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और इसी प्रकार की और गाथाएं सुनने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।